हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे जा रहा गणेश पूजा? विसर्जन कहाँ करेगा बे? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखते हैं, चुपके से जाके कहीं कर देंगे। अच्छा, तुम्ही काय म्हटला होतो कि आपने एसी वोल्टेज प्योर रेजिस्टेंस में देखा, प्योर इंडक्टर में देखा, प्योर कैपेसिटर में देखा। अब हम एसी वोल्टेज देंगे एक ऐसा सर्किट को जिसमें एक एल होगा, एक सी होगा और एक आर भी होगा और तीनों सीरीज में होगा। और आप तो समझते ही हैं कि उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये लो, ये हुआ एल, ये हुआ सी, ये हुआ आर, और हम इन तीनों को क्या देंगे? एसी देंगे। समझे? एसी वोल्टेज देंगे मतलब नाचता हुआ वोल्टेज देंगे। ऐसा वोल्टेज देंगे जो समय के साथ साथ नाचता है। ऐसा वोल्टेज देंगे जो समय के साथ साथ नाचता है। नाचते नाचते उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ई नॉट और माइनस ई नॉट, और मिनिमम वैल्यू होता है 0। बहुत लोग बोलता है इसको मिनिमम बोलता है। अबे पगला, ये भी मैक्सिमम है, दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम है। समझे? तो हम इसको ई देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और क्या देंगे? एसी जनरेटर से जो मिलेगा वही देंगे ना, और क्या देंगे? अब देयर इज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, a capacitor of capacitance C, and resistor of resistance R connected in series as shown here. अपना पहला काम क्या था? अपना पहला काम क्या था? इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालना। दूसरा काम था फेज डिफरेंस निकालना। तीसरा काम था उसको देख के एक फेजर डायग्राम बनाना। और चौथा काम था इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना। और पांचवा काम था एवरेज पावर फाइंड करना। यही था ना? तीनों टॉपिक में हमने यही किया ना। कैसे किया? सुनिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको 90% लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर हमको नहीं समझा। तो मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं अभी इसके बारे में, उसको ध्यान से सुनिएगा और मेरे तरह सोचने का कोशिश कीजिएगा। समझे? मैं जैसा सोच रहा हूं ऐसा सोचिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब प्योर आर था तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन कैसे निकाला? कैसे निकाला? ओम्स लॉ लगा के। करेक्ट? करेक्ट? हाँ। जब प्योर एल हुआ, जब प्योर एल हुआ तो हमने, सुनिएगा ध्यान से, जब प्योर एल हुआ तो हमने कैसे निकाला इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट? ई बैक का कंसेप्ट लगा के, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। करेक्ट? ई बैक वाला कंसेप्ट हमने लगाया और इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन आया, इंटीग्रेट करके आया। याद है? बढ़िया। और जब प्योर कैपेसिटर था तो उस समय हमने इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट कैसे लाया? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला कंसेप्ट लगा के, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला कंसेप्ट लगा के।
तो सुनिए बड़ा ध्यान से, इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट जब आ गया था तो ई का फेज और आई का फेज को देखकर हमने फेज डिफरेंस निकाला और एक फेजर डायग्राम बनाया। एम आई करेक्ट? अब ये सब आप यहां नहीं कर सकते। समझ रहे मेरा बात को? प्लीज सुनिए और समझिए प्लीज। I know that many of the students do not give an effort to understand this what I'm going to say। इतना इंग्लिश बोल दिया मैंने कि क्या है। इस पर ई बैक, इस पर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी और इस पर ओम्स लॉ वाला कंसेप्ट लगाकर अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमारा आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। सुनिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी में या कोई भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी में इसका 2 टॉपिक बनाया है। एक, हम पहले ही फेजर डायग्राम बना देंगे, बिना फेज डिफरेंस जाने हम पहले ही फेजर डायग्राम बना देंगे और फेजर डायग्राम के हेल्प से हम सब कुछ पता करेंगे और उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। सुन रहे हैं? सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं? वो मैं आज के सेशन में कराऊंगा, ये आज का सेशन में हम करेंगे। लेकिन इसके 1-2 टॉपिक बाद हम अलग अलग इंडिविजुअल, मतलब इस पर ई बैक वाला कंसेप्ट लगा के, इस पर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला कंसेप्ट लगा के और इस पर ओम्स लॉ लगा के हम सीरीज में अलग अलग जब करने जाएंगे और उससे हम जब इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालेंगे तो उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है, आप बुक खोल के जरूर देखो, अभी तुरंत देखो, उसका नाम है एनालिटिकल सॉल्यूशन। ये हम अगले क्लास में करेंगे। समझे? बात को समझे? मैं आपको ये इसीलिए इतना आगाह करके बता रहा हूं, अलर्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से आखिर बात क्या है। सुनिएगा ध्यान से, अगर इसमें मान लीजिए EEL है, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इफ इट इज EL, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, if voltage across L is EL, if voltage across C is EC, and if voltage across R is ER, then my dear students, we cannot write like this. We cannot write like this. समझे? हम ऐसा नहीं लिख सकते। यानी अगर ये मान लीजिए 400 वोल्ट है, ये मान लीजिए 400 वोल्ट है और ये मान लीजिए 100 वोल्ट है, आपको यकीन नहीं होगा ये भी 100 वोल्ट होगा ERMS। समझे? सर ऐसा कैसे? वो बताऊंगा बाद में। ये अगर 400 है, ये अगर 400 है, ये अगर 100 है तो ये 100 होगा। मतलब क्या सर, ये हमेशा उतना ही होगा जितना ये होगा? ऐसा नहीं है। अगर ये 300 होगा तो ये 100 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ये 200√2 होगा। समझ रहे हैं आप? ये हो जाएगा 100√2, सॉरी 100√2 हो जाएगा। बात क्या है उसको समझने का कोशिश मत कीजिए, बस ये समझिए कि 400 और 300, 700 और एक 800, ये 800 नहीं होगा। नो नो, यही गलती हर बार करते हैं बच्चे लोग, 400, 300 और 100, 800 बोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा। समझे? ना इसमें होगा ना इसमें होगा, किसी में नहीं होगा। ठीक है? तो आज हम लोग इसको करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या रिलेशन है EL, EC, ER
और ई टोटल में। देखते हैं क्या रिलेशन है, समझे? तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, समझे? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब हम प्योर एल यूज करते थे तो फेज डिफरेंस कितना आता था? π/2 रेडियन आता था। फेज डिफरेंस आता था π/2 रेडियन। जब हम प्योर सी यूज करते थे तो फेज डिफरेंस आया था -π/2 रेडियन। और जब हम सिर्फ आर यूज करते थे तो फेज डिफरेंस आया था 0 रेडियन। अब जब हम तीनों यूज कर रहे हैं, अब जब हम तीनों यूज कर रहे हैं साथ में, अबे π/2 रेडियन कब आया था? जब ओनली एल था। -π/2 रेडियन कब आया था? जब ओनली सी था। 0 रेडियन कब आया था? जब ओनली आर था। तो अब जब हमने तीनों ही साथ में यूज किया है तो इस सर्किट का जो आई होगा इंस्टेंटेनियस करंट और जो ई है इस सर्किट में, तो ई और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 - π/2 + 0 = 0 नहीं होगा। आप इस तरह से फेज डिफरेंसेस को ऐड नहीं कर सकते। इंडिविजुअल का जान लिए और टोटल ऐड कर दिए, नहीं नहीं। यानी क्या यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगता है? लगता है, लेकिन स्केलर वाला नहीं लगता है, वेक्टर वाला लगता है। समझ रहे ना बात को? आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? यू हैव हर्ड अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहां पर स्केलर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगता, वेक्टर सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है, जबकि यहां पर कोई वेक्टर नहीं है, समझे? तो बहुत ही अनोखा टॉपिक है ये। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। सुनिएगा एक बार फिर से, एक बात बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। जब इसे अकेले यूज किया था तो फेज डिफरेंस π/2 था। जब इसे अकेले यूज किया था तब फेज डिफरेंस -π/2 था। और जब इसे अकेले यूज किया था तो फेज डिफरेंस 0 था। अब जब तीनों साथ में यूज कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल फेज डिफरेंसेस को ऐड करके फाइनल फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे? आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको लिखना होगा कि वी नो E = E0 sin ωt। सुनिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर प्योर L था तो I = -I0, ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा I0 sin ωt - π/2, ऐसा आया था, आया था, हमने लिखा नहीं था, आया था। अगर प्योर L है, सॉरी प्योर C है, तो I = I0 sin ωt + π/2 आया था, आया था, सॉल्व होकर आया था, इफ यू रिमेंबर। और अगर प्योर R आप यूज कर रहे हैं तो I = I0 sin ωt + 0 आया था, आया था, आया था ना? तो हमने LCR तीनों यूज कर दिया है, LCR तीनों सीरीज में यूज कर दिया है। तो हम नहीं जानते ये पार्ट में क्या होगा, हम नहीं जानते ये पार्ट में क्या होगा। तो हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, लेट अस कंसीडर LUC, लाइन अंडर कंट्रोल, जो भी है, लेट अस कंसीडर कि I = I0 sin ωt माइनस या फिर प्लस फाइव। फिलहाल माइनस मान लेते हैं, ये माइनस प्लस का चक्कर मैं आपको अलग से समझाऊंगा। फिलहाल मान लेते हैं कि कितना है भाई, आई का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन। देखिए देखिए देखिए, जब प्योर एल था तो आई का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आया था, जब प्योर सी था सॉल्व होकर आया था, प्योर आर था सॉल्व होकर आया था।
और फिर हम फेज डिफरेंस निकाल के फेजर डायग्राम बनाते थे। आज LCR सर्किट है, हमको नहीं पता कि I का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन कितना आएगा। समझे? हम यहां ईबैक वाला कंसेप्ट, यहां C इज इक्वल टू Q बाई V वाला कंसेप्ट और यहां पर ओम्स लॉ वाला कंसेप्ट लगाकर अगर सॉल्व कर दिए तो वो अगला टॉपिक है एनालिटिकल सॉल्यूशन। ये फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है, ये अलग है। समझे? हम यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, हम यहां पर फेजर डायग्राम का कंसेप्ट लगाएंगे, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना। तो हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब हमने क्या मान लिया? दैट इज फेज डिफरेंस इज फाइव। फेज डिफरेंस पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू या जीरो आया नहीं, हमको नहीं पता कितना आएगा, मैंने मान लिया 5। क्या मान लिया? 5। सुनिएगा ध्यान से, 5 हमने मान लिया। तो सुनिए ध्यान से। अच्छा कैसे आया 5? सिंपल है ना बे, E का फेज माइनस I का फेज कितना होगा? ओमेगा टी माइनस 5 कितना होगा? +5 होगा ना? हाँ, तो फेज डिफरेंस 5 हमने मान लिया। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा? इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा? हाँ, हम यहां लिखते हैं I बिंदास। प्योर E था तो इधर कर दिए थे E, क्योंकि फेज डिफरेंस π/2 था। प्योर C था, जब प्योर C था तो हमने ऐसा कर दिया था E, क्योंकि फेज डिफरेंस था -π/2। और प्योर जब R था तो हमने ऐसा ही कर दिया था E, क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस 0 था। अब यहां पर प्योर कुछ नहीं है, LCR तीनों है और हमने माना है कि फेज डिफरेंस 5 है। हम ये 5 कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। हमने माना है कि फेज डिफरेंस 5 है, तो उस हिसाब से अगर इधर I हुआ तो ऐसा अगर मान लो है कुछ, तो ऐसा कुछ होगा E है जी। E और I के बीच में फेज डिफरेंस मैंने यहां कितना बताया? 5। बोलो, ये अगर यहां तक समझा तो ही आगे देखो, वरना फिर से देखो। ये अगर समझ रहा है कि ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो ना ही फेज डिफरेंस π/2 है इस केस में, क्योंकि ये प्योर L नहीं है, ना ही केस -π/2 है फेज डिफरेंस, क्योंकि ये प्योर C नहीं है, और ना ही फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये प्योर R नहीं है। तो कितना है फिर फेज डिफरेंस? हमको क्या पता, हमको क्या पता फेज डिफरेंस कितना है? तो हमने मान लिया कि फेज डिफरेंस 5 है। तो π/2 अगर ये है, फेज डिफरेंस π/2 अगर ये है, तो फेज डिफरेंस 5 कितना होगा? 5 इज ऑलवेज लेस देन, याद रखना फेज डिफरेंस हमेशा लेस देन π/2 होता है, हमेशा फेज डिफरेंस कभी भी लेस देन π/2 होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। ऐसा π/2 पॉजिटिव से भी कम होगा, नेगेटिव से भी, मतलब उधर भी कम होगा वैल्यू इसका। कभी फेज डिफरेंस 3π/2 5π/2 ऐसा नहीं आता है, कभी नहीं आता है। या तो ये E यहां से लेकर यहां तक रहेगा, या तो ये E यहां से लेकर यहां तक रहेगा। तो हमको नहीं पता कहां रहेगा, मैंने 5 मान लिया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे पता है? पैरेललोग्राम लॉ। बाप रे, कब पढ़ा था। अब हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। समझे क्या? कैसे ये आया, कैसे वो बताऊंगा। देखो, वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। आओ देखो, ध्यान से देखो बेटा प्लीज। सपोज कर लो ये I है, ये तो फिक्स रहता है ना I हॉरिजॉन्टल। हम यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं और मान लेते हैं कि इसके लिए जो E होगा वो EL होगा, EL। तो अगर सिर्फ प्योर प्योर L होता, अगर सिर्फ प्योर L होता तो EL किधर होता? इधर होता, EL इधर होता।
अगर प्योर एल होता तो ऐसा होता, अगर प्योर सी होता, अगर की बात है, अगर इस सर्किट में सिर्फ सी होता तो ईसी किधर होता, इधर होता, समझे। और अगर प्योर आर होता तो ई आर किधर होता, इधर होता। इसको अगर प्योर आर होता तो ई आर किधर होता, इधर होता, ई आर होता ना, होता कि नहीं होता। तो यूं मान लो कि तुम्हारे पास 3 वेक्टर है, तुमको रिजल्टेंट निकालना है। तुम्हारे पास 3 वेक्टर है, तुमको रिजल्टेंट निकालना है। तुम क्या करोगे, पहले इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करोगे। कितना होगा, EL बड़ा है EC छोटा है, मैंने ऐसा माना है कि EL लेस देन EC, ऐसा मैंने माना है, ठीक है। और यहां जो लिखा था उसको लिखना प्लीज, कि फाई कभी भी -π/2 और π/2 के बीच में ही होता है। तो EL जो है वो EC से बड़ा है, ऐसा मैंने माना है, समझे। तो ऐसा मानने से क्या होगा, ये माइनस ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। EL माइनस EC, रिजल्टेंट ऑफ EL एंड EC, resultant of EL and EC will be somewhat here. This is EL minus EC. So we have solved 2 vectors out of 3 vectors. Now we have 2 vectors only. One is EL minus EC, one is EL minus EC, and another is ER. आई बड़ा बनेगा छोटा बनेगा उसको गोली मारो, हमको सिर्फ फेस डिफरेंस देखना है। फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इसका पैरेलल यहां बनाओ, यही कहता है दिस विल बी EL माइनस EC, और इसका पैरेलल यहां बनाओ, दिस विल बी ER, और जहां मिला वहां पर बना दो रिजल्टेंट, जहां डायगोनल पॉइंट मिला वहां बना दो रिजल्टेंट, दैट विल बी E and this will be the phase difference between E and I, समझे। this will be the phase difference between E and I। कुछ समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से क्यों बताऊं, आप लोग रिवाइंड करके देख लो, जरूरी है इसको समझना प्लीज। चाहे आपको कितना भी समझ में आ गया हो, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखो कि मैंने ये कैसे बनाया। ई, ये कौन सा ई है, ये वाला ई है, सर्किट का पूरा ई है, यानी ये वाला, समझे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं फाई जिसको मैंने माना था, ये मैंने माना था ना, अब उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। मानकर छोड़ नहीं सकता, कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो इन दिस डायग्राम इट इज वेरी क्लियर कि ई, पहले कुछ बातें हो जाए फाई से पहले, पहले फाई ही हो जाए, चलो। इन दिस डायग्राम tan phi will be EL minus EC upon ER, am I correct? EL minus EC upon ER। अब क्या, ध्यान से सुनना, यहां पर अपोजिशन कितना होता है, वेरी गुड। यहां पर अपोजिशन कितना होता है, वेरी गुड। और यहां पर अपोजिशन कितना होता है, ये खुद है अपोजिशन, बराबर बराबर। अब सुनना एक और चौंकाने वाला बात ये तीनों सीरीज है, ये तीनों सीरीज है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, XL प्लस XC प्लस R, गलत। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस XL प्लस XC प्लस R नहीं होगा, गलत।
क्योंकि ऐसा कोई नाम ही नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों तो रिएक्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों रिएक्टेंस है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, भले दोनों का यूनिट सेम है। अबे समझो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। These two are dependent on frequency. We know in the previous class we have studied this is omega L, this is 1 upon C omega. ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ये तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। तो कोई दो चीज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप ऐसे कैसे टोटल ऑपोजिशन जानने के लिए तीनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे टोटल ईएमएफ जानने के लिए आपने तीनों को ऐड नहीं किया, टोटल वोल्टेज जानने के लिए आपने तीनों को ऐड नहीं किया, गलत है मैंने बोला। वैसे ही टोटल रेजिस्टेंस जानने के लिए भी आप इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन इसका यूनिट तो ओम है, इसका भी यूनिट ओम है और इसका भी यूनिट ओम है, और तीनों के थ्रू करंट तो सेम होगा। तो आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं तीनों पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं। आप लिख सकते हैं EL इज इक्वल टू आई एक्सएल, EC इज इक्वल टू आई एक्ससी और ER इज इक्वल टू आई आर। क्या है ये? ओम्स लॉ लगा सकते हैं ओम्स लॉ। तो बस इनको वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई एक्सएल आई एक्ससी अपॉन आई आर। समझ गए? तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर इज tan ऑफ फेज डिफरेंस। समझे? 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 सिमिलरली अगर आप साइन या कॉस निकालते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे ये एक हो गया फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। और आप चाहो तो साइन भी कर सकते हैं, साइन फाई कितना होगा? कितना होगा? साइन फाई क्या होता है? सामने वाला बाय लंबा वाला। तो एक्सएल साइन फाई अभी नहीं कर सकते, उसके लिए एक और टर्म मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको भी हम आपको बाद में ही पढ़ा देंगे। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन है। देखो ध्यान से देखो, इस मैं पहले ही ठीक कर रहा था। चलो इस ट्रायंगल में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, E का स्क्वायर इज इक्वल टू EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर? हाँ जी, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो ये देखो, ये है E का फॉर्मूला, ये है E का फॉर्मूला। समझ में आया? ये है E का फॉर्मूला। EL प्लस EC प्लस ER नहीं है, सीरीज में है, वोल्टेज ऐड कर सकते थे लेकिन नहीं है, ऐसा है। समझे? वेक्टर एडिशन टाइप का है, अलजेब्रिक एडिशन टाइप का नहीं है। तो ये आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है। अब दूसरा सुनिए, सुनिए ध्यान से। EL के जगह IXL, EC के जगह IXC, ER के जगह IR वहां लिख सकते हैं। नाउ EL के जगह हम लिखेंगे IXL, ठीक है, IXC और ER के जगह IR। सही है? और मैं I कॉमन निकाल सकता हूं सबसे, तो अंदर क्या बचेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। EL क्या है? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सुनना ध्यान से, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। EL क्या है? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इसलिए मैंने EL को क्या लिखा? I इंटू ऑपोजिशन बाय द इंडक्टर। सही है?
यानी ये अगर इंडक्टर का वोल्टेज है तो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ईसी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो मैंने क्या लिखा? I इंटू अपोजिशन बाई कैपेसिटर, है ना। और ER क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वो क्या हो जाएगा फिर? I इंटू अपोजिशन बाई रेजिस्टर। सही है, सही है। आप तो समझते हैं कि ये भी अपोज करता है, ये भी अपोज करता है, ये भी अपोज करता है। इसके अपोजिशन का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके अपोजिशन का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसके अपोजिशन का नाम तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन तीनों का अपोजिशन का क्या नाम होगा? मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इन दोनों का नाम रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस, और इसका नाम रेजिस्टेंस है। तो जब आप तीनों को साथ में देखेंगे, तीनों ही अपोज कर रहा है, तीनों ही अपोज कर रहा है, और आप जब इन तीनों का साथ में अपोजिशन देखेंगे कि इस मेन करंट को ये तीनों मिलकर जो अपोज कर रहा है, उसका नाम क्या देंगे? उसका नाम क्या देंगे? ना ही आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस तो नहीं है, और ना ही आप इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि तीनों रिएक्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं मेरा बात? तीनों अगर रिएक्टेंस होता, जैसे सर्किट में मान लो यही दोनों होता, बस ये होता ही नहीं, सर्किट में ये होता ही नहीं, सिर्फ ये दोनों होता, तो मैं बोलता इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। सर्किट में अगर मान लीजिए तीनों रेजिस्टेंस होता तो मैं बोलता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे। लेकिन यहां पर तो रिएक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो तीनों का अपोजिशन को हम टुगेदर में क्या नाम देंगे, साथ में क्या नाम देंगे? नीदर रिएक्टेंस नॉर रेजिस्टेंस। पूरा सर्किट का अपोजिशन का नाम है क्या? भूल गया मैं भूल गया, इतना ज्यादा बड़बड़ किया कि मैं भूल गया। ले बेटा, दिमाग में आ भी रहा है। हाँ, इंपीडेंस। क्या सर? इंपीडेंस। समझे? तो ये आपको आज एकदम नया सीखने मिला। अभी तक आज का सेशन में ये सब आप सुन चुके थे, लेकिन आज आपने कुछ नया सीखा और उसका नाम है इंपीडेंस। तो बच्चा लोग, व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस, इसका सिंबल है जेड। क्या सिंबल है? जेड, जी। भाई साहब लोग बोलते हैं कुछ कुछ जी। तो व्हाट इज इंपीडेंस? इट इज द टोटल ऑपोजिशन, टोटल ऑपोजिशन इन एन एसी सर्किट। समझे? ऐसा सर्किट जिसमें कुछ रिएक्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस है, और सब अपोज करता है, सबका अपना अपना तरीका है अपोज करने का। तो सारे अपोजिशंस को मिलाकर आप क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। बट याद रखिएगा, दिस Z is not equal to XL plus XC plus R. You cannot add them. समझे? तो सुनिए ध्यान से। जैसे EL पर लगा I इंटू XL, EC पर लगा I इंटू XC, और ER पर लग रहा है I इंटू R, वैसे ही टोटल सर्किट में लगेगा E इज इक्वल टू, ये E टोटल है ना बे, EL इंडिविजुअल है, EC इंडिविजुअल है, ER इंडिविजुअल है, E क्या है? टोटल है। तो I इंटू Z, टोटल क्या है? I इंटू Z। तो मैं इस E की जगह लिख सकता हूं I इंटू Z, I इंटू Z, और I कैंसिल हो गया। समझा? तो Z इज इक्वल टू, 10-15 मिनट है बस। Z इज इक्वल टू XL प्लस XC प्लस R कभी नहीं होगा, भले वो सीरीज में है, तीनों ओम अलग अलग है। समझे? हाँ, तो Z का फॉर्मूला ये है। ये बहुत काम आता है न्यूमेरिकल करने में।
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझे? ये फॉर्मूला एनालिटिकल सॉल्यूशन से भी मिलेगा, बट ये कौन सा टॉपिक है? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो z भी मिल गया, और हमें tan फाई कितना मिला था? फिर से क्या पढ़ाऊं? tan फाई मिला था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड मिला था ना? अरे दादा, अपॉन आर, यही मिला था ना? हाँ। अब हम साइन फाई निकाल सकते हैं, तो साइन फाई कितना होगा? सामने वाला बाई लंबा वाला, तो EL माइनस EC अपॉन ई, लंबा वाला E है ना बे, EL माइनस EC अपॉन ई, तो EL की जगह IXL, EC की जगह IXC और E की जगह IZ, है ना? उस समय Z नहीं पढ़ाया था ना, करके मैं साइन फाई नहीं पढ़ाया आपको, आप पढ़ा सकता हूं। तो I ने I को मार डाला, तो साइन फाई कितना होगा फिर? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड। तो E एक फॉर्मूला बा, E एक फॉर्मूला बा, E एक फॉर्मूला बा और E एक फॉर्मूला बा। समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन? कॉस फाई। सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? बताएंगे, लेट इट बी सस्पेंस। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होगा? बाजू वाला बाई लंबा वाला। बाजू वाला क्या है? ER है, और लंबा वाला तो E है, तो ER की जगह IR और E की जगह IZ। समझ रहे ना? दिल से समझिएगा। इंडिविजुअल देख रहे, EL IXL, EC IXC, ER IR इंडिविजुअल, लेकिन टोटल EI, टोटल Z। आई ना आई को मार, तो कॉस फाई कितना हो रहा है? R बाई Z। समझ गए? कितना मिनट हुआ? भाग में ज्यादा नहीं हुआ, तो क्या समझे? ठीक है। तो कितना फॉर्मूला मिला आपको आज? ये एक फॉर्मूला मिला, ये दो फॉर्मूला मिला, ये 3, ये 4, और ये आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट 5 फॉर्मूला मैंने आपको दिया सिर्फ अज्यूम करके। तो बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि हम यहां पर माइनस प्लस दोनों लिखते हैं, दोनों में से एक ही होगा, लेकिन माइनस क्यों लिखा मैंने, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां जब मैं माइनस लिखूंगा, जब मैं यहां पर माइनस लिखूंगा तो इसका फेस माइनस, इसका फेस यहां पर प्लस आएगा, है ना? और वो कब आ रहा है देख रहे हैं आप? डायग्रामेटिकली कब आ रहा? जब EL EC से लंबा है, जब EL EC से लंबा है, यानी ये अज्यूम मैंने कर लिया है। समझ गए? अब एक क्विक देखते हैं, अगर यहां पर प्लस फाई होता, इसका मतलब होता, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगर यहां प्लस फाई होता तो इसका मतलब होता कि EL EC से छोटा है, और उस समय फेज डिफरेंस माइनस होता। समझे? और उस समय ये डायग्राम ऐसा नहीं होता, ये डायग्राम थोड़ा ऐसा होता, ऐसा। I का जगह फिक्स है, EL होता छोटा, EC होता लंबा। मतलब समझ रहे ना आप? ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है ये। इसका मतलब है कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है यहां से। क्यों? क्योंकि XC XL से ज्यादा है, करंट तो सेम है तीनों में। तो EL माइनस EC नहीं होता, फिर EC माइनस EL होता, नीचे होता, ऐसा होता। समझ रहे आप? ऐसा होता, EC माइनस EL। समझ गए? और ये ER भी था, तो एक पैरेलल यहां बनाते, एक पैरेलल यहां बनाते, और ऐसा होता E,
और ये होता फाई, तो क्लॉकवाइज फाई क्या होता, नेगेटिव होता। उस समय इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर एक ही बात है, इसको भी फर्क नहीं पड़ता, समझे। a माइनस बी या b माइनस ए लिखिए, एक ही बात है, इसको फर्क पड़ जाता। ये हो जाता xc माइनस एक्सएल, xc माइनस एक्सएल, समझे समझे। अगर xc माइनस एक्सएल कीजिएगा तभी आपका tan जो है वो पॉजिटिव आएगा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, समझ गए आप। तो xc माइनस एक्सएल करेंगे तो tan फाइव पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अगर आप फॉर्मूला ऐसे ही रखते हैं एक्सएल माइनस, और xc बड़ा है और एक्सएल छोटा है, ऑटोमेटिकली ये फाई नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिकली ये फाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझे समझे। तो यही बात है कि अगर 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 सर्किट में C का ऑपोजिशन ज्यादा है, सर्किट में अगर C का ऑपोजिशन ज्यादा है, किसके ऑपोजिशन से, R को छोड़ो यार, L के ऑपोजिशन से अगर ज्यादा है, C का अगर ज्यादा है L से ऑपोजिशन, तो ये फाई नेगेटिव होगा, नीचे की ओर बनेगा। और अगर L का ऑपोजिशन ज्यादा है C से, तो ये फाई पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो बेटा याद रखना, समझे। तो ये सब कुछ है। अब ये सारे फॉर्मूले तुम लिखो अच्छे से। अब आज मैं तुमको बता के ही रहूंगा कि आखिर कॉस फाई इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, एक टॉपिक तो हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट हमने निकाल लिया, समझे। और फिलहाल यहां माइनस ही रखते हैं, EL ग्रेटर देन EC मान के चलते हैं। और नया टर्म आज क्या सीखा तुमने, Z का यूनिट क्या होगा, Z का यूनिट क्या होगा, अबे जो XL का है, जो XC का है, जो R का है, वही Z का होगा। ओम नमः शिवाय। इधर देखो, अब हम पता करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, सिंपल है यार। इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि PI इज इक्वल टू E इंटू आई, सिंपल है। तो E कितना है यार, E है बम्बई, E है E नॉट साइन ओमेगा टी, और I है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मैंने माइनस माना है, प्लस भी हो सकता है, समझे। ओके, बस हो गया, और क्या सॉल्व करना। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही होगा ना इंस्टेंटेनियस पावर। इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये बस थ्योरी में आता है कि भाई इंस्टेंटेनियस पावर इक्वेशन डिराइव कीजिए। अभी हमको एवरेज पावर में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा मैथ्स का। एवरेज पावर कैसे डिनोट करते हैं, एवरेज पावर को एस से, और क्या होता है वो होता है PI, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ PI dt फ्रॉम 0 टू T अपॉन T, यही होता है ना। तो उसको ठीक से लिखो जगह बचाते हुए, 1 अपॉन T, PI क्या है, E नॉट I नॉट, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव dt 0 से T। अब साइन C साइन D का फॉर्मूला क्या है, राकेश सर कहां गए आप, फॉर्मूला में भूल जाता हूं। 2 साइन C साइन D का फॉर्मूला क्या है बे, 2 साइन C साइन D, ये शायद cos A माइनस B है, देखता हूं मैं खुद ही क्रॉस चेक कर लेता हूं, माइनस cos A प्लस B, है ना, cos A माइनस B, cos A cos B, cos A cos B, और यहां पर माइनस cos A cos B कट जाएगा, बढ़िया, प्लस साइन A साइन B,
और यहाँ माइनस साइन है, साइन बी, और ये माइनस, हाँ सही, यही फॉर्मूला सही है, यही फॉर्मूला सही है। तो ई नॉट आई नॉट बाई टी बाई टू साइन सी साइन डी का फॉर्मूला है ना ये, यहां तो 2 नहीं है तो नीचे 2 और ऊपर कॉस सी माइनस ए माइनस बी, मजाक नहीं, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ओके ओके, dt सबके बाहर dt, अब ओमेगा टी कैंसिल हो गया, बचा ई नॉट आई बाई 2t cos phi dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos phi dt 0 से t cos phi dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा t माइनस phi dt। अरे बाबा, पहले बताया मैंने, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, चेक कर लो, तुम चेक कर लो, cos 2 ओमेगा टी का माइनस फाइव का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, sin 2 ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2 ओमेगा, वहां एक बार t 0 पुट करो, एक बार कैपिटल T पुट करो, और ओमेगा की जगह लिखना 2 पाई बाई कैपिटल T, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, आंसर 0 आ जाएगा, समझे ना। तो ये पार्ट होगा 0, ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट होगा 0, बचा क्या, ये वाला पार्ट, उसमें फाई तो कांस्टेंट है ना बे, फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है ना, फाई कांस्टेंट है, तो कॉस फाई बाहर, अभी आता इथे लिखूं, इधर लिखूंगा मैं, ये क्या है भाई, एवरेज पावर का फॉर्मूला चल रहा है, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t, कॉस फाई भी बाहर आएगा, वो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dt 0 टू t, क्या बोलते, तो 0 टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बे, t, तो t और t कैंसल, तो क्या बचा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2। अब वही बात फिर से, मैं 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2 है, ई नॉट बाई √2 कितना होगा, ई नॉट बाई √2 ई आर एम एस, आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस कॉस फाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, समझा, कॉस फाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एवरेज पावर के फॉर्मूले में वो आया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is, my dear students, the power dissipated in the circuit in case of an LCR circuit। अब सोचो, मेरा बात को सुनो, सोचो, ये इंटीग्रेशन तो तुम लिख लोगे ना अच्छे से, सॉल्यूशन वीडियो देखकर इंटीग्रेशन पूरा लिखना अच्छे से, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, समझ गए ना। अब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं, एक नया टॉपिक है, उतना नया नहीं है, टेंशन मत लो, टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर। क्या है ये, इसको पहले हम लोग दिल से समझते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, दिख रहा है ये डायग्राम, हाँ सुनो, याद करो, जब तुम इंडिविजुअली, सुनो अच्छे से, जब तुम इंडिविजुअली कर रहे थे, यानी सेशन 3, 4, 5, ये 3 सेशन में, पहले सेशन में तुमने आर किया, कितना आया एवरेज पावर, प्योर रेजिस्टेंस में एवरेज पावर कितना आया,
प्योर रेजिस्टेंस में एवरेज पावर कितना आया? प्योर रेजिस्टेंस में एवरेज पावर आया ERMS IRMS। याद है? याद है? प्योर अगले सेशन में L किया तुमने, उसमें एवरेज पावर कितना आया था? 0। याद है? और प्योर C में एवरेज पावर कितना आया था? 0। याद है? याद है। अब पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बेटा इसका पावर 0, इसका पावर 0, इसका पावर ERMS IRMS। तो व्हाट वुड वन एक्सपेक्ट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट? इफ पावर इज स्केलर, what would one expect the total power of the circuit? Simple, 0 plus 0 plus ERMS IRMS, यही एक्सपेक्ट करेंगे आप। तो एक्सपेक्टेड पावर जिसको हम एपरेंट पावर भी कहते हैं, एपरेंट, याद है? एपरेंट पावर, एपरेंट का मतलब जानते हैं ना, लगता है लेकिन होता नहीं है। हाँ, एपरेंट पावर कितना एज्यूम, कितना एक्सपेक्ट कर रहे लोग? ERMS IRMS। समझ रहे ना आप? क्योंकि इसका पावर 0, इसका पावर 0, इसका पावर ERMS IRMS, तो कोई क्या एज्यूम करेगा यार? पावर तो स्केलर है, ऐड कर दो साला, तीनों को ऐड कर दो साला, आ जाएगा टोटल पावर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड पावर है। ट्रू पावर तुम्हारे आंख के सामने है। दिस इज द ट्रू एवरेज पावर ऑफ एन LCR सर्किट। समझे? एक्सपेक्टेड पावर ये है, और ट्रू पावर क्या है? ट्रू पावर या फिर एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर या फिर ट्रू पावर क्या हो रहा है यार? वो तो हो रहा है ERMS IRMS cos phi। समझे? तो अगर हम ट्रू पावर से एपरेंट पावर को डिवाइड करें, रेशियो निकाले, ERMS IRMS cos phi अपन ERMS IRMS कट जाएगा, क्या बचेगा? cos phi बचेगा। दिस cos phi is known as power factor। This cos phi is known as power factor। आप तो जानते हैं cos phi कभी भी 1 से कम होता है। आज आप समझे होंगे कि आखिर एक ट्यूबलाइट पुराने वाले बल्ब के समान रोशनी देते हुए उसका पावर 14 वाट 16 वाट क्यों है? समझे? नहीं समझे? पुराने जमाने में जो पीला वाला बल्ब जलता था, इनकैंडिसेंट बल्ब जिसको बोलते थे, पुराना वाला, जिसमें हम आमतौर पर एक छोटा सा कमरा में अगर मान लो पढ़ाई करना चाहते हैं तो कम से कम 60 वाट का हमको बल्ब लगाना पड़ता था, और उस जमाने में वो 10 रुपए का आता था। आज तो मिलता भी नहीं है, बोलना मिलता है पता नहीं मेरे को, जो भी है 60 वाट, पैसा का छोड़िए, 60 वाट का बल्ब आता था एक सफिशिएंट रोशनीदार कमरा बनाने के लिए। आज उससे ज्यादा रोशनी लेकर एक ट्यूबलाइट आया है। कितना वाट में? 14 वाट 16 वाट। कहां गया? क्या फर्क है दोनों में? उस दिन में और आज में क्या फर्क है बेटा? उस दिन में प्योर रेजिस्टेंस था, इट वाज ERMS IRMS, और आज ट्यूबलाइट में बीच में इंडक्टर लगाया जाता है। वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, वो LR सर्किट है। समझे? वो LR सर्किट है, LCR सर्किट है, वो जिसका पावर होता है ERMS IRMS into a number which is always less than 1। तो पावर कमी होगा ना। if you multiply a number to a number which is less than 1, then what will happen? The answer will be less than the first number। है जी?
मान लीजिए पावर फैक्टर 60 है, मान लीजिए पावर फैक्टर मतलब फाई मान लीजिए 60 डिग्री है, मान लीजिए फाई कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री है मान लीजिए, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, आधा, हाफ। यानी सीधा एक आर के साथ, आर का पावर था मान लीजिए 60 वैट, अगर आप अकेला आर को यूज करते तो, अकेले अगर आप आर को यूज करते तो आर का पावर होता 60 वैट। 60 वैट का आपको पैसा भरना पड़ता बिजली बिल के नाम पे, समझे। लेकिन इस आर के साथ कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, सी एल, तो जिसका फेज डिफरेंस कितना बोला मैंने, 60 डिग्री, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, सीधा आधा, सीधा आधा। यानी आपका पावर कितना आएगा, ट्रू पावर कितना आएगा, 30 वैट। यानी तुमको पैसा भरना पड़ेगा 30 वैट का और रोशनी मिलेगा 60 वैट के बराबर। ये है टेक्नोलॉजी, और हम घुसे हुए हैं पबजी में, लानत ऐसी जिंदगी में। लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं और हम लॉकडाउन के नाम पे बैठे हुए हैं। स्कूल कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगा, पढ़ने का मन नहीं करता। अबे कुछ आविष्कार कर दो साला घर बैठे बैठे। सर आप क्यों नहीं कर लेते? ऐसा मत बोलो यार, आप क्यों नहीं कर लेते, आप लोग ज्यादा इनोवेटिव हैं। मैं तो वही पढ़ा रहा हूं, आप रोज रोज नया चीज सीख रहे हैं। सर आप तब क्यों नहीं कर दिया, अभी तब लॉकडाउन नहीं था ना। जो भी है, तो समझो बात को, है ना। क्लास खत्म हो गया, काफी लंबा सेशन था, बहुत मजा आया मेरे को तो आपको पढ़ा के। अब देखते हैं आपको कितना मजा आ रहा है। तो क्या क्या सीखने मिला बेटा, एलसीआर सर्किट में आपको सीखने मिला, दूसरे कलर से लिखता हूं, एलसीआर सर्किट में आपको सीखने मिला कि भाई E total is not equal to EC plus EL plus ER, it is equal to under root of EL minus EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। संभल के बच्चा लोग, संभल के। Z is the total opposition of an LCR circuit, और इस Z का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह का है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। याद रखिएगा सीरीज सर्किट है ये, ठीक है। और क्या सीखा, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। और क्या सीखा, sin phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन Z। और क्या सीखा, cos phi R बाई Z। इस cos phi को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर। समझे, एपरेंट पावर कितना है, ERMS IRMS, और ट्रू पावर, पावर इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज पावर, एवरेज कितना आ रहा है, ERMS IRMS cos phi। समझे, इतना कुछ आप सीखे, समझे। एक और चीज बता दूं लास्ट जाते जाते, बहुत सिंपल सा छोटा सा चीज है, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, होता है ना। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, क्या लिखना उसको, समझे। सिमिलरली इंपिडेंस का रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस। लो लिख देता हूं उसको, लिख लो साइड में। व्हाट इज एडमिटेंस, व्हाट इज एडमिटेंस, डिनोटेड बाय ए, कुछ नहीं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस। तो एडमिटेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, समझे, ओम इनवर्स। बस छोटा सा बात था। $59, वाह।